आज मंत्रिपरिषद में 21 मामलों में निर्णय लिए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वो वर्ष 2022 में जो राज्य में अनियमित वर्षापात के कारण जो उत्पन्न गंभीर स्थिति हुई है उसको ध्यान में रखते हुए राज्य के 11 जिलों में कुल 96 प्रखंड के 937 पंचायत के 7,841 गांव एवं उसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव, राजस्व गांव, सभी गांव और बसावट और टोलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। मैं पुनः पढ़ देता हूँ। 11 जिलों के कुल 96 प्रखंड के 937 पंचायत के 7,841 राजस्व ग्राम एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव, टोले एवं बसावट को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है। और इस इलाकों में जो परिवार हैं, प्रभावित परिवार हैं, उन्हें 3,500 के दर से विशेष सहायता देने की राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जो अल्प वर्षापात होने की स्थिति में निर्णय लिया गया है। इसी के आलोक में जो भुगतान करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने 500 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। तो एक और जहां पर राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त इन इलाकों को घोषित किया, वहां 3,500 रुपये प्रति परिवार देने का निर्णय लिया गया है। और इसके लिए 500 करोड़ राज्य सरकार ने जो बिहार कंटिजेंसी फंड है, निधि है, उससे अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी है। परिवार की संख्या नहीं है, जितने भी गाँव, इन सभी गांव में 7,841 गाँव के जो भी गांव हैं, टोले हैं, बसावट है, उनमें जितने भी परिवार आएंगे उन सबका सर्वेक्षण करके सभी को भुगतान 3,500 के दर से दिया जाएगा। इसमें खर्च तो एक बार सर्वे होगा, उसके बाद अनुमानित है करीब 450-500, इसलिए 500 करोड़ का आपका जो बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम भी लिया गया है। अभी सर्वे होगा, मतलब परिवार अभी तो आइडेंटिफाई चिन्हित किए गए हैं, प्रखंड में पंचायत के गांव। अब हर टोला, हर बसावट और हर गांव का सर्वेक्षण होगा, परिवारों की लिस्ट बनेगी और उनको भुगतान होगा। साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण और निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ जो फसल क्षति हुई है विभिन्न जिलों में, जो एक्सेस रेनफॉल, जो अतिवृष्टि के कारण, जो वर्षापात के कारण जो क्षति हुई है उनके, और वहाँ पे जहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और बाढ़ के कारण लगाए गए फसलों का नुकसान जो हुआ है, उनका भी मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि उनका भी सर्वेक्षण कराया जाए और सर्वेक्षण के उपरांत प्रभावित किसानों को आवश्यकता अनुसार कृषि इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए। तो उसमें दो निर्णय हैं, जहां एक और सुखाड़ के मद्देनजर सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है, वहीं जो बाढ़ के कारण जहां पे फसल बर्बाद हुई है उसका भी सर्वेक्षण कराया जाए और उसमें भी कृषि इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। बाढ़ वाला आप इसी कैबिनेट नोट का कंडिका में है, अंदर है। मैंने इसी कैबिनेट को कंडिका है, कंडिका 5 में, वो शायद संभवतः टाइटल में नहीं है, तो इसी का पार्ट है वो। हाँ, इसी का एजेंडा नंबर 18 का पार्ट है, ठीक है। और 17 नंबर है आपका आकस्मिकता निधि से 500 करोड़। सब तय हुआ है, आपको बता देंगे। कहीं मतलब पूरी लिस्ट है, लिस्ट आपको विभाग के वेबसाइट में मिल जाएगी। विभाग अभी सर्वेक्षण शुरू करेगा, तो ये आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरे 937 पंचायतों का, ये प्रकाशित होगी। सूखा वाला मैं बता देता हूँ आपको। सूखा वाला ही बता देता हूँ। जहानाबाद है, गया है, औरंगाबाद है, शेखपुरा है, नवादा है, मुंगेर है, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई, नालंदा है।
तो बाढ़ वाले इसलिए हम लोगों ने लिस्ट फाइनल नहीं किया है क्योंकि अभी भी पानी वर्षापात हो रही है, जैसा अभी गोपालगंज में हाल ही में हुआ है और अन्य जिलों में हुआ है। तो वो धीरे मतलब उसका जिला तय नहीं हुआ है। कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में इसका सर्वे करिए और जहाँ जहाँ पर फसल क्षति हुई है वहाँ पे कृषि इनपुट सब्सिडी आप दीजिए। तो ये अभी ओपन एंडेड है, जैसे जैसे बरसात अभी खत्म होने वाली होगी तो ये सूची फाइनलाइज हो जाएगी। तो ये भी निर्णय इसी प्रस्ताव में लिया गया। कृषि इनपुट सब्सिडी ये अलग से आपको अलग से निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद सूचित किया जाएगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे आपको जानकारी होगा कि डीजल अनुदान दिया जा रहा है और साथ ही साथ डीजल अनुदान के साथ जो वैकल्पिक फसल योजना है जिसमें जहाँ जहाँ सूखा हो गया है वहाँ शॉर्ट टर्म अन्य क्रॉप जो है वो भी उसके लिए भी सहायता दी जा रही है। तो सुखाड़ के मद्देनज़र काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। तो ये किया जा। दूसरा ये है, आपको जानकारी होगा कि डीजल अनुदान भी कम वर्षापात के कारण जो फसलों को सिंचाई के लिए अनुदान दिया जा रहा था उसके लिए राशि घट गई थी। पिछली बार तक 2 बार बीसीएफ लिया गया था जिसमें 89 करोड़ 95 लाख राशि बिहार आकस्मिकता निधि से निकासी की गई थी। अब इसके अतिरिक्त इस बार इस कैबिनेट में 100 करोड़ और अतिरिक्त राशि दी गई है। तो इससे जो हमारे रोपणी जिन्होंने कर ली है उस क्षेत्र में जो सिंचाई की व्यवस्था और आवश्यकता हो रही है उसके आलोक में अब ये राशि अब उपलब्ध होगी और इसमें वितरण हो सकेगा। तो सुखाड़ के बारे में निर्णय लिया गया, डीजल अनुदान के बारे में निर्णय लिया गया, साथ ही साथ बाढ़ जो फसल नुकसान हुआ है उसमें कृषि इनपुट सब्सिडी लेने का निर्णय लिया गया और साथ ही साथ इसके संबंध में राज्य सरकार ने बिहार कंटीजेंसी फंड से राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। तो एक समेकित निर्णय है जो कृषि क्षेत्र में जो नुकसान चाहे बाढ़ में हो या सुखाड़ में हो उसकी सहायता हमारे किसानों को करने के लिए और किसान के साथ साथ जो खेतिहर मजदूर हैं जो उन खेतों में काम करते हैं उनके सहायतार्थ ये निर्णय लिए गए। अब इसके बाद जो हमारे राज्य सरकार के कर्मी हैं उनका डीए जो है वो 34 से बढ़ाकर 38% करने का निर्णय लिया गया और 1/7/2022 के मद्देनज़र तो सभी हमारे सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी और सभी कर्मी जो हैं उनको अब डीए 34 के स्थान पर अब 38% दिया जाएगा। और इसमें राज्य सरकार का इस वर्ष करीब 863 करोड़ का व्यय अतिरिक्त होगा और यह सभी कर्मचारियों को जो बढ़े हुए वेतन से अरियर और वेतन जो है अगले वेतन से मुक्त होगा। करीब होंगे आज के दिन में 4 लाख से ऊपर है, रेगुलर 4 लाख से ऊपर ही है, 5 लाख पे पहुंच ही रहे होंगे जो बहालियाँ हो रही हैं। और पेंशनर भी है इसमें सरकारी कर्मचारी और पेंशनर का भी, पेंशनर अलग है तो पेंशनर का भी डीए बढ़ गया। उद्योग के क्षेत्र में भी निर्णय लिया गया है। जो हमारे उद्योग प्रोत्साहन नीति है 2016 है उसमें 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। पहला तो है जो गैर प्राथमिकता क्षेत्र है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है उनको भी अब उद्योग लगाने के लिए भूमि मिलेगी। उसके लिए जो नीति की कंडिका है उसकी 5.2.1 जो कंडिका है उसमें पहले प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ही औद्योगिक भूमि आवंटन की जाती थी। अभी उसको संशोधन करके विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अब भूमि आवंटन हो सकेगी। तो जो ज़मीन है वो अब सभी उद्योग जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे राज्य में उनको उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही साथ 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो पूर्व में प्रतिबंधित थे, नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, जो गैर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसके लिए भी मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि ये जो उद्योग की भूमि है वो आवंटन हो। पहला है आईटी पार्क, इसमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए अब ज़मीन उपलब्ध हो सकेगी। कॉल सेंटर है, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है और इलेक्ट्रॉनिक फैब्रिकेशन है। तो इन सभी के लिए जो हमारे भूमि जो औद्योगिक भूमि है, बियाड़ा की भूमि है उपलब्ध हो सकेगी।
स्टार्टअप कोवर्किंग स्पेस एंड स्टार्टअप हब है। किसी को स्टार्टअप स्पेस और कोवर्किंग स्पेस और हब बनाना है, वह भी अब उद्योग की ज़मीन पे लगा सकेंगे। ग्रेड ए वेयर हाउसेस, आपको जानते होंगे जो मेजर हमारे राज्य के जो बड़े बड़े लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, वो ग्रेड ए वेयर हाउसेस, ये गोडाउन नहीं होता है, ये ग्रेड ए वेयर हाउस होता है जिसमें ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स होता है। उसके स्थापना की स्वीकृति किसी दी गई कि आप स्थापना कर सकते हैं। और रिसर्च लैब एंड टेस्टिंग लैब है, ये भी स्थापना आप औद्योगिक क्षेत्र में कर सकते हैं। ये सभी गैर मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन एक एग्जम्पशन के अंडर ये 4 कैटेगरी हैं, उनको बियाड़े की भूमि आवंटन के लिए निर्णय लिया गया। साथ ही साथ एक और निर्णय लिया गया कि 2016 जिन्होंने 2011 की नीति में कुछ सुविधा प्राप्त कर लिया है और किंतु 2016 में उन्होंने अपने और एक्सपेंशन और अन्य परियोजना में उन्होंने उद्योग लगाया है, तो ये निर्णय लिया गया कि जिन्होंने 2016 में एक्सपेंशन या अन्य कार्यों में लगाया गया, तो उनको उन कार्यों में प्रोत्साहन दिया जाएगा जो उन्होंने 2011 की नीति के अंतर्गत उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं किया है। वो तो हुआ ये था कि जब एक बार आपने औद्योगिक नीति के अंतर्गत आपने सुविधा प्राप्त कर ली है, तो दूसरे औद्योगिक नीति के अंतर्गत आपको सुविधा देनी था, तो ये संशोधन किया गया है। और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि 200 करोड़ के अतिरिक्त यदि कोई उद्योग लगाएंगे, उनको जीएसटी जो 5 वर्षों के लिए सीमित था, वो अब 7 वर्षों के लिए उनको अलाउड है, पर बशर्ते कि जो 2 साल का जो जीएसटी कंपनसेशन जो उनको मिलेगा, वो उस उद्योग में पुनः निवेश करेंगे। मैं पुनः दोहरा देता हूं कि यदि कोई इकाई है जो 200 करोड़ से ज़्यादा निवेश करती है, तो उनको 5 की जगह 7 साल जीएसटी रिइंबर्समेंट की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि जो 2 साल में जो अतिरिक्त उनको जीएसटी सुविधा दे होगी, वो उनको पुनः निवेश उस उद्योग इकाई में किया जाना होगा। और पहले था कि हर निवेश, जो छोटे छोटे निवेश हैं, उनको भी SIPB से क्लियरेंस लेना पड़ता था। निर्णय लिया गया है कि 2 करोड़ तक की योजनाएं, जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, वो जो SIPB का जो सचिवालय है विभाग में, उसके प्रधान सचिव या सचिव स्तर से ही निर्णय और स्वीकृति दे सकेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के लिए यह निर्णय लिया गया और इससे औद्योगिक क्षेत्र का विकास संभव होगा। राज्य में यह निर्णय, राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि सभी जो बिजली